बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल के लेक्चर नंबर 12 में आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ इन मैकेनिज़्म एंड मेटल्स। ठीक है, मतलब कि मेटल के स्ट्रेंथ हम कौन कौन सी तरीक़ों से और कैसे हम इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हमारे साथ एक टॉपिक है डिसलोकेशन। ठीक है, तो हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है टू स्टॉप डिसलोकेशन। टू स्टॉप डिसलोकेशन, ठीक है, डिसलोकेशन मोमेंट को स्टॉप करना है। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि डिसलोकेशन मोमेंट इज नेचुरली डिसलोकेशन मोमेंट इज नेचुरल इन द मटीरियल, ये फितरती है। ठीक है, मतलब हर किस्म की मटीरियल में डिसलोकेशन मोमेंट होता है। ठीक है, टू स्टॉप डिसलोकेशन मोमेंट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, मतलब डिसलोकेशन मोमेंट को हम स्टॉप नहीं कर सकते। टू स्टॉप डिसलोकेशन मोमेंट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकली हकीकत में हम डिसलोकेशन मोमेंट को स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रेंथ इन मैकेनिज्म, मतलब कि मेटल्स के स्ट्रेंथ को मुख्तलिफ तरीक़ों से इंक्रीज़ करना है मुख्तलिफ। ठीक है, तो सबसे अहम बात इसमें डिसलोकेशन मोमेंट को स्टॉप करना है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली हम डिसलोकेशन मोमेंट को स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे साथ ऐसे तरीके होने चाहिए जो डिसलोकेशन मोमेंट को कम से कम कर ले। ठीक है, ऐसे मैकेनिज़्म होनी चाहिए जिससे डिसलोकेशन मोमेंट कम से कम हो जाए। ठीक है, तो मैं स्लाइड की तरफ जाता हूँ। मेटल एज वेल एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, metal as well as plastic can be strengthened by the addition of high strength fiber। ठीक है, मतलब अगर हम कंपोजिट मटेरियल बनाए, हाई स्ट्रेंथ फाइबर हम उसके साथ ऐड कर लें तो इसके साथ उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। जिस तरह हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल में फाइबर और मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स की स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज़ करते हैं बाय द एडिशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ फाइबर्स। ए नंबर ऑफ स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड इंक्लूड डिसलोकेशन इंटरेक्शन विद अदर। ठीक है, तो हमारे साथ 5 तरीके हैं जिससे हम डिसलोकेशन इंटरेक्शन हम कम से कम कर सकते हैं और इससे हम स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं। पहला हमारे साथ है स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, दूसरा हमारे साथ है ग्रेन बाउंड्रीज, तीसरा हमारे साथ है सॉल्यूट एटम्स या सॉलिड सोल्यूशन स्ट्रेंथिंग, चौथा हमारे साथ है प्रेसिपिटेट्स या प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, और पांचवा हमारे साथ है डिस्पर्साइड या डिस्पर्शन स्ट्रेंथिंग। ठीक है, तो पांच तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं मेटल्स के स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पहले 2 डिस्कस करेंगे, डिसलोकेशन या स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, और दूसरा हमारे साथ ग्रेन बाउंड्रीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझना है कि ये स्ट्रेन हार्डनिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रेन हार्डनिंग को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं एक मेटल रॉड लेता हूँ और उस पर टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग फेनोमेना के लिए मैं एक सैंपल और ऐसा सैंपल लेता हूँ जिसको हम डार्क बोन स्पेसिमेन कहते हैं, डार्क बोन स्पेसिमेन। ठीक है, अब इस पे मैं टेंसाइल लोड अप्लाई करता हूँ। पहले मैं जब इसको यूटीएम मशीन में फिक्स करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेस होगा, यहाँ पे हमारे साथ स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो जब मैं लोड अप्लाई करता हूँ तो इस स्पेसिमेन में स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, तो स्ट्रेसेस की वजह से बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे। तो हुक्स लॉ के मुताबिक स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान
डायरेक्टली रिलेशन होगा तो हमें पता है कि इसमें हमारे साथ एक पहला प्रोपोर्शनल लिमिट आता है जहाँ तक हमारे साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है और वो हमारे साथ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद इधर हमारे साथ इलास्टिक लिमिट आता है, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट के बाद ये पहला हमारे साथ प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये हमारे साथ इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पे किसी पोजीशन पे हमारे साथ यील्ड आता है, ठीक है। जब यील्डिंग स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे किसी पोजीशन पे मैं लोड हटाता हूँ, जब मैं लोड हटाऊँ तो ये इसी पाथ पे दोबारा, लेकिन इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया है तो अगर इस पोजीशन पे मैं लोड हटा दो, ठीक है, और इसका यील्ड स्ट्रेंथ मालूम कर ले सिग्मा वाई, ये हमारे साथ है क्या है, सिग्मा वाई है, इसका यील्ड स्ट्रेंथ है। तो सिंपल मैंने क्या कर दिया, मैंने एक सैंपल ले लिया जिसको हम डार्क बून स्पेसिमेन कहते हैं, ठीक है। उस पर मैंने टेंसाइल लोड अप्लाई किया, पहले मेरे साथ प्रोपोर्शनल लिमिट प्रोड्यूस होगा, फिर इलास्टिक लिमिट, जब यील्ड स्ट्रेंथ तक पहुंच गया तो मैंने लोड हटा दिया, अप्लाइड लोड जो मैंने अप्लाई किया तो वो मैंने हटा दिया। तो ये हमारे साथ अनलोडिंग, हमारे साथ ये अनलोडिंग कंडीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लोडिंग कंडीशन है और ये हमारे साथ अनलोडिंग, इसको हम कहते हैं अनलोडिंग कंडीशन, ठीक है। तो ये इसी पोजीशन पे आ गया, मतलब इसमें कुछ स्ट्रेन रह गई, इसमें कुछ स्ट्रेन रह गई, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं आई क्योंकि इलास्टिक लिमिट को इसने क्रॉस किया है। अगर इलास्टिक लिमिट के बाद हम लोड हटाए तो दोबारा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को पहुँचता है, लेकिन चूँकि इलास्टिक लिमिट को इसने क्रॉस किया है, यील्ड पॉइंट तक पहुँचा है, तो ये एप्सिलॉन 1 में इसको नाम दे, तो इसमें मतलब ये स्ट्रेसेस, ये स्ट्रेन इसमें रह गया, ठीक है। अब इस पोजीशन पे जो स्पेसिमेन है, पहले हमारे साथ इस तरह था, फिर लोड अप्लाई करने के बाद इसकी शेप थोड़ी चेंज हो गई, इसकी शेप थोड़ी चेंज हो गई, ठीक है, मतलब ये डिफॉर्म हो गया, ये हमारे साथ डिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो अगर ये वाला ये डिफॉर्म बॉडी अगर मैं दोबारा ले लो, ठीक है, और इस पर मैं दोबारा टेंसाइल लोड अप्लाई कर लो, दोबारा मैं टेंसाइल लोड अप्लाई कर लो, ठीक है, तो हमारे साथ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब यील्ड पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो डिफॉर्म बॉडी का अगर हम यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेंथ मालूम कर लें तो वो ओरिजिनल पहले वाले पॉइंट से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं अब दोबारा अनलोडिंग कर लो, फिर इस तीसरी दफ़ा इस पे लोड अप्लाई कर लो, तो तीसरी दफ़ा अगर मैं यील्ड पॉइंट मालूम कर लूँ तो यील्ड पॉइंट सिग्मा 2 से ज़्यादा होगा, मतलब सिग्मा 3 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा 2 और सिग्मा 2 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा 1। जितना हम लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं तो ये फिनोमेना असल में हमारे साथ ये फिनोमेना स्ट्रेन हार्डनिंग है, ठीक है। पहले हमारे साथ जो यील्ड स्ट्रेंथ था वो सिग्मा y1, फिर आफ्टर अनलोडिंग एंड देन अप्लाई टेंसाइल लोड इंक्रीज यील्ड स्ट्रेंथ था, ठीक है, और फिर हमने अनलोडिंग कर दिया और फिर टेंसाइल लोड अप्लाई किया तो स्ट्रेंथ फर्दर इंक्रीज हो गया, ठीक है। नॉर्मली तो हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, लेकिन हकीकत में इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ये फिनोमेना हमारे साथ क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग है, ठीक है। ये फिनोमेना एक्चुअली हमारे साथ क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग है, ठीक है। अब मैं स्लाइड की तरफ जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म का एक प्रोसीजर हमारे साथ क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग है। स्ट्रेन हार्डनिंग आल्सो रेफर टू एज वर्क हार्डनिंग और कोल्ड वर्किंग, इसको हम वर्क हार्डनिंग भी कहते हैं और कोल्ड वर्किंग भी कहते हैं। डेट्स बैक टू द ब्रॉन्ज एज एंड इज परहैप्स द फर्स्ट वाइडली यूज स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म फॉर मेटल, मतलब ये बहुत पुराना मेटल है, पुराना तरीका है मेटल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। टिपिकल कोल्ड वर्क कमर्शियल प्रोडक्ट्स दैट फाइन यूज टुडे इंक्लूड कोल्ड ड्रॉन पियानो वायर एंड कोल्ड रोल्ड शीट मेटल। ये इसकी एग्जांपल है, जिस तरह हम शीट मेटल्स या इसकी स्ट्रेंथ इस पर इंक्रीज करते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग रिजल्ट फ्रॉम ए ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिसलोकेशन इंटरेक्शन इन विच रिड्यूसेस द डिसलोकेशन मोबिलिटी। तो हमारे साथ एक डिसलोकेशन मोशन है और एक हमारे साथ डिसलोकेशन इंटरेक्शन है।
तो पहले मैंने आपको बता दिया कि डिसलोकेशन मोमेंट से फेलियर आता है, तो स्ट्रेंथनिंग के लिए डिसलोकेशन मोमेंट को हमने स्टॉप करना है। लेकिन अगर डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो डिसलोकेशन इंटरेक्शन की वजह से हमारे साथ इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, डिसलोकेशन मोमेंट स्टॉप होता है। इधर लिखा है डिसलोकेशन इंटरेक्शन, मतलब डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है, और डिसलोकेशन इंटरेक्शन की वजह से इसकी मोबिलिटी स्टॉप हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इधर ये पॉइंट्स लिखा है, स्ट्रेन हार्डनिंग रिजल्ट्स फ्रॉम ए ड्रामेटिक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, मतलब इसका मतलब ये कि डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये तो नुकसान की बात है, लेकिन एक्चुअली अगर डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से डिसलोकेशन का जो मोशन है वो रिड्यूस होता है। और रिड्यूस किस वजह से होते हैं? डिसलोकेशन इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, डिसलोकेशन इंटरेक्शन की वजह से, अगर मतलब डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए और डिसलोकेशन मोमेंट को हमारे साथ बैरियर आ जाएगा, तो इस बैरियर की वजह से डिसलोकेशन मोमेंट स्टॉप होगा। ठीक है, और स्ट्रेन इंक्रीज होगा। तो ये फिनोमेना क्या है? स्ट्रेन हार्डनिंग है। एज ए रिजल्ट लार्ज स्ट्रेस मस्ट बी अप्लाइड in order that additional deformation may take place. Strength of a metal approaches extremely high level when there are either no dislocation present or when the number of dislocation is extremely high. मतलब स्ट्रेंथ उसी केस में इंक्रीज होता है जब डिसलोकेशन मोमेंट या ना हो या बहुत ज़्यादा हो, एक्सट्रीमली हाई, more than 10 power 10 per square centimeter. लो स्ट्रेंथ लेवल करिस्पॉन्ड टू द प्रेजेंस ऑफ मॉडरेट नंबर ऑफ डिसलोकेशन। ठीक है, मतलब इसी केस में स्ट्रेंथ कम होगा जब डिसलोकेशन मॉडरेट हो। डिसलोकेशन अगर बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि 10 पावर 10 पर स्क्वायर सेंटीमीटर से, मतलब अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में डिसलोकेशन मोमेंट 10 पावर 10 या इससे ज़्यादा हो, तो इसी कंडीशन में हमारे साथ स्ट्रेंथनिंग आएगा, मेटल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये इसकी ग्राफ है जो मैंने आपको बता दिया। अब मेरे साथ ये ग्राफ स्ट्रेंथ और डिसलोकेशन के दरमियान है। ठीक है, अगर इधर हम देख लें इधर, तो इधर डिसलोकेशन इसी पॉइंट पे डिसलोकेशन बहुत कम है तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेंथ को देख लें, इस पॉइंट पे हमारे साथ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अब इस पोजीशन पे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिसलोकेशन मॉडरेट लेवल पे है, मॉडरेट, तो यहाँ स्ट्रेंथ बहुत कम है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत कम है। और जब डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, 10 पावर 10 को क्रॉस कर ले, तो इसके बाद स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ये हमारा स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो अगर 10 पावर 10 को क्रॉस कर लें तो इसके बाद स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि डिसलोकेशन मोमेंट बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, तो इसी केस में हमारे साथ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर डिसलोकेशन मोमेंट मॉडरेट लेवल पे हो तो इसी कंडीशन में हमारे साथ स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाता हूँ। स्ट्रेन वर्क हार्डनिंग टू कैरेक्टराइज मोर क्लियरली द स्ट्रेन हार्डनिंग बिहेवियर ऑफ मेटल clearly. It is helpful to examine the stress strain response of single crystal in initial region of elastic। ये मैंने आपको बता दिया, सिंगल क्रिस्टल मैंने डार्क बूंद स्पेसिमेन ले लिया, उस पर टेंसाइल लोड अप्लाई किया, आफ्टर डिफॉर्मेशन दोबारा टेंसाइल लोड अप्लाई किया तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया, फिर डिफॉर्मेशन के बाद टेंसाइल लोड अप्लाई किया तो स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो गया। तो एग्जैक्टली ये एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, टू कैरेक्टराइज मोर क्लियरली द स्ट्रेन हार्डनिंग बिहेवियर ऑफ मेटल क्रिस्टल, इट इज़ हेल्पफुल टू एग्जामिन द स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पांस ऑफ सिंगल क्रिस्टल। एक सिंगल क्रिस्टल हम लेते हैं, जिस तरह मैंने डार्क बूंद स्पेसिमेन ले लिया, इन इनिशियल रीजन ऑफ इलास्टिक रिस्पांस व्हेन द रिजॉल्व शियर स्ट्रेस इज लेस देन क्रिटिकल रिजॉल्व शियर स्ट्रेस। और ये रिजॉल्व शियर स्ट्रेस और क्रिटिकल, ये मैंने स्लिप फिनोमेना, जो पिछले लेक्चर में मैंने स्लिप और ट्विनिंग फिनोमेना बताया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हमारे साथ इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहले मैं ग्राफ की तरफ जाता हूँ, ये ग्राफ है। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। इधर अगर आप लोग देख लें, मैंने एक स्पेसिमेन ले लिया, उस पर टेंसाइल लोड अप्लाई किया तो हमारे साथ इसका ग्राफ ये आ गया, इसका स्ट्रेंथ कम है। दोबारा जब ये डिफॉर्म हो गया तो इसके बाद दोबारा लोड अप्लाई किया तो स्ट्रेंथ फर्दर इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका स्ट्रेंथ फर्दर इंक्रीज होता है। इसके स्टेजेस है, हर स्टेज में इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो ये फिनोमेना स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना है, या कोल्ड वर्किंग या स्ट्रेन वर्क। ठीक है, तो या वर्क हार्डनिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं इस रीडिंग की तरफ आता हूँ। स्टेज वन इज ए रीजन ऑफ एजी ग्लाइड। स्टेज 1 ये है,
ये स्टेज 1 है, ठीक है। इस पे हमारे साथ आसानी से मोमेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो स्टेज 1 इज ए रीजन ऑफ एजिक्लाइड, स्टेज 2 ए रीजन ऑफ लीनियर हार्डनिंग एंड स्टेज 3 ए रीजन ऑफ डायनामिक रिकवरी और पैराबोलिक हार्डनिंग। मतलब स्टेज 1 से स्टेज 2 तक या 3 तक जाते हैं तो हार्डनिंग इंक्रीज होती है, ठीक है। The latter three regions involve different aspects of the plastic deformation process for a given crystal. It is known that the extent of stage 1, 2 and 3 depends on such factors as the test temperature, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्रिस्टल प्योरिटी पे डिपेंड करता है, इनिशियल डिस्लोकेशन पे डिपेंड करता है, इन इनिशियल क्रिस्टल ओरिएंटेशन। तो क्रिस्टल ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होता है, ठीक है। क्रिस्टल ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि इसमें जो फाइबर्स हैं, अब मेरे साथ इस तरह मैं लोड अप्लाई करता हूँ और इसमें जो क्रिस्टल का फाइबर है या जो भी है ये इसके पैरेलल डायरेक्शन में है, ठीक है। या इस तरह भी हो सकते हैं कि आप टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं और क्रिस्टल जो फाइबर है ये इसकी अप्लाइड लोड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। या इस तरह भी हो सकता है कि हमारे साथ ये अप्लाइड लोड है और जो इसके फाइबर है वो इसकी इंक्लाइन है, ठीक है। तो इधर लिखा है कि ये क्रिस्टल की ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन मुख्तलिफ हो सकता है, इसकी पैरेलल भी हो सकता है, इसकी परपेंडिकुलर भी हो सकता है और इसकी इंक्लाइन भी हो सकता है, ठीक है। स्टेज 3 क्लोजली रिजेंबल द स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पांस ऑफ द पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है। तो जो स्टेज 3 है ये हमारे साथ पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म की तरह है, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और स्ट्रेन हार्डनिंग इसी के साथ साथ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये फिनोमेना हमारे साथ स्ट्रेन हार्डनिंग है। मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ 5 मैकेनिज़्म है स्ट्रेन हार्डनिंग स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज़्म की। तो इसमें सबसे पहला तरीक़ा स्ट्रेन हार्डनिंग है, ठीक है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि इसकी वजह से मेटल के स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। दूसरा तरीक़ा हमारे साथ है ग्रेन बाउंड्री से हमारे साथ स्ट्रेन इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। और इसको मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्रेन बाउंड्री से हमारे साथ स्ट्रेन कैसा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल क्रिस्टल लेता हूँ जिसमें कोई भी ग्रेन बाउंड्री ना हो, ठीक है। तो अगर इस तरह सिंपल क्रिस्टल हो सिंगल, जिसमें कोई भी ग्रेन बाउंड्रीज ना हो, ठीक है, एक सिंगल क्रिस्टल है जिसमें कोई भी ग्रेन बाउंड्रीज ना हो, ठीक है। दूसरा मैं लेता हूँ ये क्रिस्टल जिसमें ग्रेन बाउंड्रीज है लेकिन कोर्स ग्रेन बाउंड्रीज है, कोर्स, ठीक है। और ये कोर्स, इसको हम कहते हैं कोर्स ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। और तीसरा मैं यही क्रिस्टल लेता हूँ जिसमें फाइन ग्रेन बाउंड्रीज होते हैं, फाइन, ये फाइन ग्रेन बाउंड्री, मतलब ग्रेन बाउंड्री बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो अब इसमें अगर इसका मुआजिना हम कर लें, ये फाइन, इसको हम कहते हैं फाइन ग्रेन बाउंड्रीज। अगर इन तीनों का हम मुआजिना कर लें, ठीक है, तो हमारे साथ एक्चुअली स्ट्रेंथ किससे इंक्रीज होता है, डिस्लोकेशन मोमेंट को रिड्यूस करने से या स्टॉप करने से, ठीक है। तो अब इस क्रिस्टल में जिसमें कोई भी ग्रेन बाउंड्रीज नहीं है, इसमें डिस्लोकेशन मोमेंट आसानी से होगा, तो डिस्लोकेशन आसानी से एच तक जाएगा तो फेलियर आसानी से आएगा। अब ग्रेन बाउंड्री आ गई तो अगर इधर डिस्लोकेशन मोमेंट करता है तो ये उसको स्टॉप करेगा, इसको क्रॉस करता है तो ये इसको स्टॉप करेगा, तो डिस्लोकेशन मोमेंट डिक्रीज होगा। और फाइन ग्रेन बाउंड्रीज में डिस्लोकेशन मोमेंट फर्दर डिक्रीज होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेन बाउंड्री से हम स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। तो दूसरा तरीक़ा स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का हमारे साथ ग्रेन बाउंड्रीज है, ठीक है। जिस क्रिस्टल में ग्रेन बाउंड्रीज नहीं है वहाँ डिस्लोकेशन मोमेंट आसानी से होगा। अगर इधर ग्रेन बाउंड्री आ गई कोर्स ग्रेन बाउंड्री तो डिस्लोकेशन मोमेंट रिड्यूस हो गया। अगर फाइन ग्रेन बाउंड्री मतलब ग्रेन बाउंड्री फर्दर इंक्रीज हो गई तो इसमें हमारे साथ डिस्लोकेशन मोमेंट बिल्कुल डिक्रीज होगा, ठीक है, और स्ट्रेंथ हमारे साथ इंक्रीज होगा। तो दूसरा तरीका हमारे साथ डिस्लोकेशन मोमेंट के स्टॉप करने का हमारे साथ
ग्रेन बाउंड्री स्ट्रेंथिंग है। ठीक है, पहला हमारे साथ स्ट्रेन हार्डनिंग था और दूसरा हमारे साथ ग्रेन बाउंड्री स्ट्रेंथिंग। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज हैज़ एन एडिशनल इफेक्ट on the deformation behavior of material by serving as an effective barrier to the moment of glide dislocation। मतलब कि इसका मतलब ये है कि ग्रेन बाउंड्री हमारे साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है डिसलोकेशन मोमेंट की रिड्यूस करने के लिए। फ्रॉम द वर्क ऑफ फेच एंड हॉल द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कुड बी गिवन बाय यील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू सिग्मा आई प्लस के वाई और अंडर रूट डी। डी हमारे साथ क्या है? डायमीटर ऑफ ग्रेन। ठीक है, डायमीटर साइज ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो साइज को हम डायमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेयर सिग्मा वाई एस यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, सिग्मा आई ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ लेटेस्ट टू डिसलोकेशन मोमेंट। मतलब सिग्मा आई हमारे साथ रेजिस्टेंस टू डिसलोकेशन मोमेंट है। के वाई हमारे साथ कांस्टेंट है जिसको हम लॉकिंग फैक्टर कहते हैं, विच मेजर रिलेटिव हार्डनिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन बाउंड्री। और डी हमारे साथ ग्रेन साइज है और ग्रेन साइज हम डायमीटर से शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ ये फार्मूला आ गया सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा आई प्लस के वाई अंडर रूट डी। ठीक है, डी हमारे साथ ग्रेन साइज है। ठीक है, और ग्रेन साइज को के डिज़ाइन कंडीशन हमारे साथ इसके डायमीटर है, इसके डायमीटर हम इससे शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। ग्रेन बाउंड्री स्ट्रेंथिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ग्रेन बाउंड्री से हम स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। द नंबर ऑफ डिसलोकेशन दैट कैन ऑक्यूपाई ए डिस्टेंस एल बिटवीन द डिसलोकेशन सोर्स एंड द ग्रेन बाउंड्री इज गिवन बाय n इज इक्वल टू अल्फा टा एस डी डिवाइड बाई जी बी। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसलोकेशन, अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए हमारे साथ है एवरेज रिजॉल्व शियर स्ट्रेस इन द स्लिप प्लेन। और ये रिजॉल्व शियर स्ट्रेस इन द स्लिप प्लेन ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, और डी हमारे साथ ग्रेन डायमीटर है, जी हमारे साथ शियर मॉडुलस है और बी हमारे साथ बर्गर वेक्टर है। बर्गर वेक्टर हमने पिछले लेक्चर्स में जिसमें हमने डिसलोकेशन पढ़ा था उसमें हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ग्रेन बाउंड्रीज स्ट्रेंथिंग द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द लीड डिसलोकेशन इज फाउंड टू बी n टाइम्स ग्रेटर देन ts। ठीक है, when this local stress exceed a critical value the block dislocation are able to glide past the grain boundary, hence tc is equal to nts। ये हमारे साथ फार्मूले है इज इक्वल टू अल्फा टी एस स्क्वेयर डी डिवाइड बाई जी बी। ठीक है, और टा हमारे साथ ये पहले मैंने आपको बता दिया, अगर दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर ले तो हमारे साथ सिग्मा वाई ऐसा यील्ड स्ट्रेंथ हमारे साथ आ जाएगा सिग्मा टी प्लस सिग्मा एस टी प्लस के वाई अंडर रूट डी। ठीक है, सिग्मा टी शॉर्ट रेंज ऑर्डर पैरेलल स्ट्रेस इफेक्ट, सिग्मा एस टी लॉन्ग रेंज ऑर्डर डिसलोकेशन स्ट्रेस फील्ड इफेक्ट और अंडर रूट टी वेरी लार्ज रेंज स्ट्रक्चरल साइज इफेक्ट ग्रेटर देन 10 पावर 4। ठीक है, तो हमारे साथ दो तरीके थे, दो तरीके हमने एक्सप्लेन कर दी आज के लेक्चर में। हमारे साथ एक स्ट्रेन हार्डनिंग है और एक हमारे साथ ग्रेन बाउंड्रीज है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग से हम स्ट्रेन इंक्रीज कर सकते हैं मेटल्स की और मुख्तलिफ़ किस्म की मटीरियल्स की। ठीक है, इस तरह हम ग्रेन बाउंड्री से भी हार्डनिंग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी तीन तरीके इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे।